नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दुबे मीडिया एक्सिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 10 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का चुनाव परिणाम घोषित हुआ, जिसे आप सब लोगों ने देखा। लेकिन सबसे दिलचस्प यह रहा कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर पिछले 37 वर्षों की भ्रांति को तोड़कर इतिहास रच दिया। बसपा और कांग्रेस का प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया और सपा गठबंधन को मात्र 125 सीटों पर संतोष करना पड़ा। दोस्तों मैं बसपा और कांग्रेस पर अगले वीडियो में बात करूंगा। आज मैं केवल सपा के इर्द गिर्द ही चर्चा करूंगा। दोस्तों अजय बिष्ट के इस ऐतिहासिक जीत का जश्न बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक अलग अलग अंदाज में मना रहे हैं, जिसे आप सब सोशल मीडिया पर बखूबी देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष देखने को मिल रहा है। इस हार का सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव का सीएम बनने की व्यापक महत्वाकांक्षा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद से अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका में आ गए। लेकिन पूरे 4.5 वर्ष तक विपक्ष के रूप में सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के बजाय एसी कमरे में सोते रहे। आखिर उन्हें किस बात का घमंड था? अगर वो पहली बार सीएम बने भी थे तो वो अपने पूजनीय पिताजी के विरासत में प्राप्त किए थे। यूं तो 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में किसी को भी बैठे बिठाए सीएम बना दिया जाए तो वो भी यकीनन बन जाएगा। उनकी राजनीतिक योग्यता तब मानी जाती जब वो 2017 के विधानसभा चुनाव में दोबारा योगी की तरह सरकार बनाने में सफल होते। ठीक उसी तरह योगी भी सीएम खुद के दम पर नहीं बने थे, बल्कि उन्हें भी जेट से उड़ाकर प्रोजेक्ट किया गया था और उनका भी राजनीतिक कुशलता का अग्नि परीक्षा इस बार के चुनाव में हुआ, जिसमें वह बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सफल हुए। दोस्तों अखिलेश यादव ने पूरे 5 साल आम जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में शामिल होने के बजाय एक रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष की तरफ पीसी पर पीसी करते रहे। क्या यही एक विपक्षी दल की नैतिक जिम्मेदारी है? दोस्तों अक्सर करके जब भी कोई दल विपक्ष की भूमिका में होता है तो वह सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन के जरिए कई नेताओं को जन्म देता है। आप बतौर विपक्षी दल अखिलेश का कोई एक आंदोलन बता दीजिए जिसमें 2-6 नए चेहरे का नेता के रूप में उदय हुआ हो और जो अखिलेश के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता के मुद्दों के लिए खड़ा हुआ हो। सोचिए, एक प्रियंका गांधी हैं जिनकी 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही हो, उसके बावजूद भी वो जमीन पर उतरकर गांव-गांव पहुंची, दुखी पीड़ित जनता के दर्द को बांटा और जरूरत पड़ने पर दर्जनों बार गिरफ्तारियां भी दी। वो जनता को न्याय दिलाने के लिए जिद पर बराबर अड़ी रही। पिछले 3 सालों में सरकार उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए। उन्होंने सोनभद्र में उम्भा नरसंहार, हाथरस में गुड़िया कांड, लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड जैसी कई घटनाओं में पहुंचकर संघर्ष किया। क्या कोई अखिलेश यादव की एक लड़ाई बता सकता है? क्या इस तरह का एक संघर्ष बता सकता है जिसमें उन्हें पुलिस की लठ खानी पड़ी हो और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी देनी पड़ी हो? बिना जमीनी संघर्ष के इस तरह से राजनीति करके सीएम बनने की इच्छा केवल मुंगेरी लाल ही कर सकते हैं। दोस्तों अखिलेश के बतौर विपक्ष के रूप में उनके कार्यकाल पर अगर प्रकाश डाला जाए तो कई कमियां सामने उभर कर आती हैं, जिसे मैं क्रमवार आप सबके सामने रखता हूं। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव चुनाव के 1 महीने पहले से प्रचार करना शुरू किए और इस प्रचार के बल पर सोच रहे थे कि उनकी सरकार बन जाएगी, उनकी यह गलतफहमी थी, क्योंकि इस तरह की रणनीति सर्वथा असफल साबित होती रही है। क्या कोई इस तरह से कभी सरकार बना सका है? बिल्कुल नहीं बना सका। दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया है कि सपा के हारने का क्या कारण हो सकता है और बीजेपी के जीतने का मूल कारण क्या है। हारने का पहला कारण, चुनाव के दौरान लोगों में यह चर्चा होता था कि सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, तो जवाब आता था अखिलेश। सपा का सीएम कैंडिडेट कौन, तो जवाब आता था अखिलेश। सपा का स्टार प्रचारक कौन, तो जवाब आता था अखिलेश। आप सब बताएं, क्या सपा में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके? क्या कोई ऐसा नेता नहीं था जिसे स्टार प्रचारक बनाया जा सके? सीएम के लिए मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि सीएम तो आपको बनना था, लेकिन आप अन्य पदों पर अलग अलग चेहरे को जिम्मेदारी दे सकते थे। ये सब मेरी बातें नहीं है, ये आम चर्चा में लोग कहते थे। अगर आप ऐसे पदों पर लोगों को नहीं बैठा सकते तो कहीं न कहीं सबसे पहले आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना ही पड़ेगा। लोगों में दूसरी चर्चा होती थी कि अखिलेश ने पूरे 5 साल में मुस्लिम और यादव को छोड़कर किसी अन्य जाति के नौजवानों को अपने समकक्ष नेता नहीं बनाया, ना कोई दर्जा दिया।
जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में योगी के समकक्ष दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह पटेल, सिद्धार्थ नाथ सिंह जैसे तमाम नेता आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वही स्थिति सपा में पिछले 5 सालों में जिला स्तर के संगठन में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो लगभग 70% जनपदों में बड़े पदाधिकारी या तो मुस्लिम होंगे या तो यादव दिखेंगे। जैसे पिछले 5 सालों में प्रयागराज के नगर अध्यक्ष इफ्तिकार हुसैन बने बैठे हैं, उसी प्रकार प्रयागराज में पिछले 2 सालों से जिला अध्यक्ष योगेश यादव हैं। और यह तो आपको मुस्लिम यादव 70% जनपदों में मिल ही रहा है, लेकिन इनमें भी वही मुस्लिम यादव जिला स्तर के बड़े पदों पर जगह बना पाते हैं जो अखिलेश के करीबी और उनके चाटुकार हैं। असली मुस्लिम यादव कार्यकर्ता आंदोलन में अनवरत पुलिस की लाठी खाते पड़े हैं और उन्हें उनके जिलाध्यक्षों के द्वारा छोटा मोटा पद देकर संतुष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह का उनके संगठन का अवधारणा है जिसे लेकर आम लोगों में बराबर चर्चा का विषय बना रहता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुस्लिम यादव के अलावा सपा में अन्य जातियां नहीं हैं, जरूर हैं, बिल्कुल हैं, जिन्हें मैं मान रहा हूं, लेकिन जो हैं वो केवल पार्टी के आंदोलन में शामिल होने के लिए केवल उत्तरदायी है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए अक्सर करके पार्टी बचते हुए दिखाई पड़ती है। ये लोग केवल आंदोलन और हड़तालों में पुलिस की लाठी खाने के लिए है। मतलब जब तक समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है तब तक मुस्लिम और यादव जैसी जातियों को छोड़कर दूसरे जातियों के लोग केवल पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि उनके संघर्षों के अनुरूप उन्हें इच्छित पद नहीं मिलता है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस तरीके का जातीय भेदभाव का बर्ताव किया जाता है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है और इसका सीधा प्रभाव संगठन और आम जनमानस के बीच की कड़ी पर पड़ता है, जिसकी चर्चा मैं पहले से करता आ रहा हूँ। और तो और हद तब पार हो जाती है जब आप समाजवादी पार्टी की इस प्रथा के बारे में जानेंगे कि अगर कोई कार्यकर्ता हेला या अन्य किसी समाज से है और पार्टी के लिए काम कर रहा है तो उस कार्यकर्ता को हेला समाज का या जिस समाज से वह कार्यकर्ता ताल्लुक रखता है उसे उसी समाज का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया जाता है और खुश कर दिया जाता है। उसको यह टारगेट दे दिया जाता है कि वह अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़े। वहीं अगर बीजेपी में देखा जाए तो एक कार्यकर्ता चाहे वो हेला समाज से हो चाहे वो किसी अन्य जाति से हो, बस पार्टी के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे उस दल के प्रमुख निकाय या किसी अन्य निकाय में बिना जातीय भेदभाव के पदाधिकारी बना दिया जाता है। यही कारण है कि एक समर्थक के रूप में वह कार्यकर्ता हताशा महसूस करता है और उस क्षमता के साथ पार्टी के लिए काम नहीं कर पाता जिसकी अपेक्षा पार्टी करती है। तो अगर समाजवादी पार्टी में इस तरह का भेदभाव होगा जहां एक व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता और जी हजूरी करने वाले लोगों को केवल इस कारण से पार्टी में अहमियत या अहम स्थान दिया जाता है कि वो एक खास जाति विशेष से आता है, ऐसे में कौन यह कल्पना कर सकता है कि अमुक पार्टी चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर शासन कर सके। अब बात करते हैं आखिर योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा किन प्रमुख कारणों की वजह से आई। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले बिजली का आलम यह था कि किसान दिन भर खेतों में काम करता रहता और शाम को जब घर वापस लौटता है तो वह पूरी रात एक ढिबरी की रोशनी में काट के बिताता और तो और गर्मी के दिनों में बिना पंखे के रात गुजारता रहा। लेकिन योगी सरकार आने के बाद प्रदेश की बिजली व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गया कि सुदूर गांव तक हर घर का किसान ढिबरी भूल गया, हाथों में रिमोट लेकर पंखे की हवा में अपने परिवार के साथ रात बड़े मस्ती से बिताने लगा। दोस्तों, इस बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ होने से किसानों को दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खेतों का जोत छोटा होने के कारण उसकी सिंचाई इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल या डीजल ट्यूबवेल से होती थी। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वह किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल चलाते थे तो उनका 1 बीघा खेत कंप्लीट होने में हफ्तों लग जाता था। इसका कारण आप समझ सकते हैं कि कितनी बार बिजली कटती होगी। कई बार तो ऐसा हो गया है कि दिन भर में 10 बार ट्यूबवेल चलाता किसान और केवल नालियों का ही सिंचाई कर पाता था। लेकिन अब उसी पूर्वांचल के किसान एक रात में 10 बीघे खेत की सिंचाई करके हफ्ते के 6 दिन मदमस्त होकर सोते हैं। आप अंतर समझ सकते हैं कि एक किसान को पहले सुख था लेकिन अब तो परम सुख मिल रहा है। दोस्तों, मैंने योगी के दोबारा चुने जाने का बस एक कारण बताया है, इसके अलावा और भी कई कारण हैं और मुद्दे हैं जिसके कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा चुनकर आए हैं और 37 वर्षों से बनी हुई इस अवधारणा को खत्म कर दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी का मुख्यमंत्री 2 बार चुनकर नहीं आता। बहरहाल, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आम जनमानस में चर्चा होती रहती है, इसलिए अखिलेश यादव को जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए
और इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए जरूरी रणनीति बनाने की नितांत आवश्यकता है। नहीं तो प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, ये तो समय ही बताएगा।